इससे पिछले वाले वीडियो में आप सभी ने गद्य के बारे में अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है पद, यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी लोग पद के बारे में जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से पद के संदर्भ में किन किन चीज़ों को आप जानेंगे, चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले आप जानेंगे कि पद क्या है, इसके बाद पद का अर्थ एवं पद की परिभाषा इसको जानेंगे, और साथ ही साथ आप पद की प्रकृति, उसके विशेषता, उसके गुण और उसके अभिलक्षण का भी अध्ययन करने वाले हैं। तो यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग पद के संदर्भ में सभी जानकारी को कंप्लीट रूप से प्राप्त करने वाले हैं। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर्कर स्टडी पे, और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस वीडियो के द्वारा आज हम सभी लोग पद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पद के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य को दो चीज़ों के द्वारा निरूपित की जाती है, व्यक्त की जाती है, जिसमें से पहला आता है आपका गद्य और दूसरा आता है आपका पद। ठीक है, तो दो चीज़ों के माध्यम से हिंदी साहित्य को व्यक्त किया जाता है, एक है आपका गद्य और दूसरा है आपका पद। आज के इस वीडियो में हम लोग पद के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हम सभी ने गद्य के बारे में अध्ययन कर लिया है। अगर हम बात कर लें पद की संरचना कैसी होती है, तो जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि यदि आप किसी भी कक्षा के हिंदी की पाठ्यपुस्तक को देखेंगे तो उसमें आपको कुछ कविता, कहानियाँ, कुछ दोहे, कुछ एकांकी, कुछ निबंध, कुछ आत्मकथा, कुछ जीवनी इत्यादि आपको मिलेंगे। अनेकों पाठ में अलग अलग चीज़ें आपको मिलेंगे, जिसमें कुछ कविता हो सकती है, कुछ कहानियाँ रहती है। तो कहने का मतलब है कि आपको दो तरह की चीज़ देखने को मिलेंगे, या तो एक तो आपको कविता वाले चीज़ मिलेंगे जिसमें एक लय होती है, एक आपको मिलेंगे कहानी जैसे जो सिर्फ अनुच्छेद रहता है जिसमें लय नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि कविता और दोहा यह सब पद कहलाते हैं, क्योंकि इसमें आपको लय देखने को मिलता है, और जिसमें आपको लय नहीं मिलेगा वो सारे के सारे जो रचना होती है वह आपके गद्य कहलाते हैं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया। यानी कि लय के माध्यम से आप यहाँ पर पहचान सकते हैं कि आपका गद्य क्या है और पद क्या है। यानी कि जिसमें आपको लय देखने को मिले वो सारे के सारे आपके पद कहलाएंगे, जैसे कविता है, दोहा है इत्यादि आपको क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे आपके पद कहलाते हैं। तो चलिए, पद की अगर हम परिभाषा की बात करें, इसको हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि छंद, ताल, लय इत्यादि से युक्त वह साहित्यिक रचना जो पाठक एवं श्रोता को रसानुभूति का एहसास कराता हो उसे पद कहते हैं। यानी कि पद की जो रचना होगी उसमें छंद, ताल, लय इत्यादि मौजूद होते हैं, जिससे जब कोई श्रोता अथवा कोई वक्ता इन सारे पदों को पढ़ता है तब उसके अंदर एक रस की अनुभूति होती है। कहने का मतलब उसे एक आनंद की प्राप्ति होती है, उसे पढ़ने में एक रिदम नज़र आता है, एक लय प्राप्त होती है उसे, जिससे उनको मज़ा आती है। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि पद वह रचना होती है जिसमें हमें रसानुभूति का अनुभूति होता है, रसानुभूति हमें मिलती है। इस तरह से हम लोग कहेंगे कि पद वह रचना होती है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को पढ़ने अथवा सुनने से उसे रसानुभूति का एहसास होता है। ठीक है, इसके अगर उदाहरण की बात करेंगे कि पद की रचना क्या सब हो सकती है, इसके उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, तो जैसा कि आपकी कविता हो गए, दोहा हैं, आप चौपाइयाँ पढ़ते हैं वो है, और आप बात करेंगे तो जितने भी शायरी वगैरह आप पढ़ते हैं वो सारे की सारे जो हैं वो पद के ही उदाहरण होते हैं। तो जैसे गज़ल है, आप चाहें तो गीत को भी ले लीजिए, ये सारे के सारे आपके पद के ही उदाहरण होते हैं। जितने सारे मैंने आपको बताया, कविता, दोहा, चौपाइयाँ, शायरी, गज़ल, गीत, कव्वाली, गीत में भी अनेकों प्रकार के होते हैं, सारे के सारे आपको क्या हैं कि पद के ही उदाहरण है, पद के ही रचना है। जैसे एक रचना मैं आपको बताता हूँ, आपने बचपन में भी एक कविता पढ़ा होगा कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। अब इसमें देखिए आपको एक लय कैसे मिल रहा है। यहाँ पर आप देखिएगा मछली जल की रानी है, यहाँ देखिएगा पानी है, डर जाएगी, मर जाएगी, यानी ये दोनों में देखिएगा एक रिदम है, रानी है, पानी है, इन दोनों में देखिएगा डर जाएगी, मर जाएगी, यानी जाएगी जाएगी बार बार आ रहा है। ऊपर वाले लाइन में देखिएगा रानी है, पानी है, इस तरह की चीज़ें बार बार आ रही है। तो कहने का मतलब जिसमें आपको रिदम मिले, जिसमें आपको लय की प्राप्ति हो, वो सारे के सारे पद कहलाते हैं। जैसे आप किसी दोहा को भी ले लीजिएगा, जैसे आपके एक रहीम के दोहा है, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन अठिलई है लोग सब बांट न ली है कोई। तो वहाँ पर देखिएगा आपको एक रिदम मिल रहा है, मन ही राखो गोय,
बाट न ली है कोई, ठीक है। इस तरह से क्या है कि रिदम है, इसको हम लोग पद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि पद को आप अब आज से आप सभी लोग आसानी से पहचान जाइएगा कि पद की रचना क्या है, और गद्य के बारे में तो पिछले वीडियो में आपने अध्ययन कर ही लिया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पद की प्रकृति, उसकी विशेषता और उसके गुण के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पद विभिन्न चरणों अथवा पंक्तियों में लिखा जाता है। जैसे आपने अभी देखा, जो भी कविता होंगे एक एक पंक्ति करके होंगे, वो अनुच्छेद में रहते हैं, वो गद्य हो जाएंगे, और पंक्ति के रूप में जो आपको रचना मिलेंगे वो सारे के सारे आपके पद रहते हैं, ठीक है। और पद की रचना करने वाले को सामान्यतः कवि कहा जाता है। गद्य की रचना करने वाले को लेखक कहा गया था, इसी तरह से पद की रचना करने वाले को सामान्यतः कवि कहा जाता है। जो पद होते हैं वो लयात्मक होते हैं, कहने का मतलब कि उसमें एक लय होता है। जैसे मैंने अभी आपको मछली जल की रानी है वाला वो कविता के माध्यम से बताया कि लास्ट में कैसे एक लय मिल रहे होते हैं, इसलिए पद को लयात्मक माना गया है। पद में भाव की महत्व होती है। जैसे कि कोई भी आप कविता देखिएगा उसमें एक भाव छुपा होता है, कोई भी आप दोहा पढ़िएगा उसमें एक भाव छुपा होता है, कोई भी आप चौपाइयाँ पढ़िएगा उसमें एक भाव छुपी रहती है। तो पद में भाव की महत्व होती है, आपके गद्य में किसी भी भाव वगैरह की महत्व नहीं होती है। साथ ही साथ जो पदात्मक रचना होती है ना, उसके अर्थ एक विशेष ही अर्थ होती है। जैसे आप देखिएगा कि आपको मैंने एक दोहा बताया, रहीमन निजमन की व्यथा, यानी वहाँ पर निजमन है ना, उसके कई प्रकार के अर्थ निकल सकते हैं, उसका एक विशेष अर्थ है। वो जो 4 पंक्ति आपको दिखेंगे, 2 पंक्ति रहीमन निजमन की व्यथा, मनी राखो गोई, सुनट लई है लोग सब बाट न ली है कोई। तो ये जो आपके पंक्ति दिख रहे हैं ना, इसमें क्या है कि एक विशेष अर्थ है, जो एक सामान्य अर्थ है। जैसे गद्य में आपको जो चीज़ पढ़िएगा उसी टाइम उसका अर्थ समझ में आ जाती है, तो इसका जो अर्थ होता है पद का वो एक विशेष अर्थ होता है। चाहे कोई कविता ही उठा लीजिए आप, उसको आप देखिएगा कि कवि एक विशेष रूप से उसको वर्णन करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि पदात्मक संरचना का जो अर्थ होती है वो एक विशेष होता है। किसी भी विचार को पद के रूप में व्यक्त करने के लिए कम शब्दों की आवश्यकता पड़ती है, यानी पद की जो रचना होती है वो कम शब्दों में ज़्यादा बातें आप उसके माध्यम से कह सकते हैं। जैसे एक वही फिर से वही आप हम लेते हैं दोहा को, रहीमन निजमन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनट लई है बाट लोग सब बाट न लिए कोई। मतलब क्या है कि आपके मन के अंदर की जो व्यथा है, व्यथा को भी देखिए कई शब्दों से आप सूचित कर सकते हैं। व्यथा का मतलब दुख, कष्ट, पीड़ा, क्लेश, शिकवा, गिला जो भी है, ठीक है। तो एक शब्द से कितने सारे शब्द बन रहे हैं, अगर उसको आप अनुच्छेद के रूप में लिखना चाहेंगे तो आपकी एक बहुत लंबी एक यहाँ पर पैराग्राफ बन जाएगी, और उसको यहाँ पर सिर्फ 2 लाइनों में व्यक्त किया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी विचार को पद के माध्यम से अगर व्यक्त किया जाए ना तो कम शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारे के सारे आपके पद के महत्व थी, ये गद्य नहीं है, यहाँ पर ये पद है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके पद की महत्व थी, प्रकृति थी, उसके विशेषता थे, उसके गुण थे। यहाँ पर जो गद्य लिखा हुआ है ये मिसटाइप है, वो गद्य नहीं, आपका यहाँ पर पद है। उम्मीद करते हैं कि यह जो आपका टॉपिक था आज का पद, आप सबों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो कैसी लगी, ये टॉपिक कितना अच्छा से समझ में आया, ये बातें भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बताना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और हाँ, साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को प्रेस इसलिए कर लीजिएगा ताकि इस तरह के रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो मैं जब कभी भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर्कर स्टडी को। धन्यवाद।